हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेजरी इन द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट दैट इज़ रिटन बाय मोहसिन हामिद। हम देखेंगे कि इस पूरे नॉवल के अंदर राइटर ने कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे इमेजरीज का यूज़ किया है हमारे एक्सपीरियंस को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, हमारे इमोशंस को ज़्यादा हिट करने के लिए, जो कि रीडर पढ़ते हैं इस नॉवल को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इमेजरी होती क्या है। व्हाट इज़ इमेजरी? Imagery is a literary technique that uses vivid and descriptive language to create sensory experiences for the reader. It involves the use of words and phrases that appeal to the senses such as sight, sound, taste, touch, and smell to paint a vivid mental picture and evoke a specific emotional response. क्या होता है इसके अंदर कि राइटर जो होता है वो इस तरह के सेंसरी एक्सपीरियंसेस यूज़ करता है, ऐसे सेंसेस को लेके आता है, जैसे साइट, साउंड, टच, इस तरह की चीज़ों को, ताकि वो एक विविड मेंटल पिक्चर आपको बता सके, वो आपकी इमोशंस को ज़्यादा हिट कर पाए और ज़्यादा जो है ना इंटेंसिफाई कर पाए उस सीनरी को और तमाम चीज़ों को, जो कि जिस इमोशन के बारे में वो बात कर रहा है उस चैप्टर में, या उस जहाँ पे वो इमेजरी को यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं, उनके ज़रिए हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले Hamid employs descriptive imagery to paint vivid pictures of the settings and characters in the story कि उसने विविड पिक्चर्स के ज़रिए बताया इमेजरी को यूज़ करते हुए कि कहाँ पे कैसे-कैसे सेटिंग्स को बताया है, और कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हुए उसने 2 जगहों पे ज़्यादा इस्तेमाल किया है इमेजरीज़ को। सो अगर हम पहली को देखें, एग्जाम्पल 1, द स्ट्रीट्स वर ब्राइट विद द लाइट्स ऑफ शॉप्स दैट सोल्ड स्वीट्स एंड सिगरेट्स, देयर विंडोज ब्लेजिंग विद द ह्यूज ऑफ कैंडीज एंड टबाको लीव्स। ये चैप्टर 3 में आपको कोटेशन मिल जाएगी। अब आप देखें कि उसने लाहौर की सेटिंग के बारे में जो तमाम चीज़ें बताई हैं कि उसकी स्ट्रीट्स कैसी हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में वो बात कर रहा है। यहाँ पे उसने इमेजरी क्रिएट की है लाइट ऑफ शॉप्स के ज़रिए, सोल्ड जहाँ पे स्वीट्स मिठाइयाँ बेची जाती हैं, यहाँ पे सिगरेट्स बेची जाती हैं, तो उनके बारे में वो बात कर रहा है। Now the second example is from chapter 9, the sunlight filtering through the leaves, dappling the ground and shimmering on the surface of the canal turned the world into a mosaic of light and shadow. These descriptions bring the scenes to life, allowing the reader to visualize the vibrant streets of Lahore and the play of light and shadow in the surroundings। वो बताना चाह रहा है कि किस तरह से लाहौर की सड़कें थीं, कितनी वाइब्रेंट हैं, यानी आप इसके साथ ये भी एसोसिएट कर सकते हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह इर्द-गिर्द आपका रोशन है, हर तरफ जगमग है चीज़ें, हर तरफ ज़िंदगी चल रही है जैसे नॉर्मली चलती है। लेकिन द कैरेक्टर हु इज़ सिटिंग इन वन ऑफ द कैफ़ेज़, जिसके अंदर बहुत ब्राइट लाइट है, लेकिन वो खुद अपने अंदर एक डार्कनेस का शिकार है। तो इसको हम सिंबलिज़्म की तरफ भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिंबॉलिक इमेजरी की अगर हम बात करें तो सिंबॉलिक इमेजरी इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग्स एंड थीमेटिक एलिमेंट्स इन द नॉवल। जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्टिव इमेजरी को भी थोड़ा सिंबॉलिक करके आपको बताया। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो चैप्टर 1 में इसकी आपको एग्जांपल मिल जाएगी। माय बियर्ड, माय कॉम्प्लेक्शन एंड माय नेम combined to make my look foreign, but my clothes and my expressions marked me as a South Asian। के जो मेरी बियर्ड है, मेरा कॉम्प्लेक्शन है, वो मुझे एक बाहर की दुनिया का इंसान बनाता है, लेकिन मेरे कपड़े, एक्सप्रेशन जो कि किसी बात की वजह से मेरे मुंह पे आते हैं, वो तमाम चीज़ें मुझे साउथ एशियन बनाती हैं। ये आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगी। अब ये करैक्टर के बारे में वो बात कर रहा है, डीपर मीनिंग समझाएगा करैक्टर के थ्रू। आई बिकेम अ मॉडर्न डे जेनिसरी, अ सर्वेंट ऑफ द अमेरिकन एम्पायर एट अ टाइम व्हेन इट वाज इन्वेडिंग अ कंट्री विद अ kinship to mine and was perhaps even clouding to ensure that my own country faced the threat of war। ये आपको चैप्टर 2 में मिलेगी। In these examples, the imagery of appearance and servitude conveys the complexities of identity, cultural assimilation, and power dynamics between different nations। अब ये देखें, ये डीपर मीनिंग समझा रहा है आपको चैप्टर के, जो कि शायद वर्ड्स के अंदर बहुत गहरे तौर पे छुप जाते हैं, आपको पता ना चलता, लेकिन वो कैसे करेक्टर की बातों के जरिए वो तमाम चीज़ें बता रहा है कि कल्चरल एसिमिलेशन होती है, उसकी वजह से आपको जो है वो आइडेंटिटी में कॉम्प्लेक्सिटीज़ और प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, और पावर डायनामिक्स से कैसे डिफरेंट नेशंस इफ़ेक्ट होती हैं और हर इंडिविजुअल कैसे इफ़ेक्ट होता है, ये उसने कैरेक्टर्स के ज़रिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक इमेजरी के ज़रिए आपको बताया है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो सेंसरी इमेजरी जो ये यूज़ करता है, वो देखते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं। द नॉवल incorporates sensory imagery appealing to the reader's sense to create a more immersive reading experience, ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छा उसको फील हो, अपीलिंग महसूस हो। इसकी हम पहली एग्जांपल देख लेते हैं। द फ्रेग्रेंस ऑफ द रोजेस एंड जैस्मीन
wafted towards me, and I could hear the sound of water lapping against the sides of the canal. Obviously, it gives a setting to and something related to the senses of the human, जो कि five senses हैं. वो वाटर की साउंड सुन सकता है और जो उसकी रोजेस की और जैस्मीन की जो खुशबू है उसको सूंघ सकता है, तो ये तमाम चीज़ें उसको एक सेंसरी इमेजरी दे रही हैं. The second example है the gusts of wind that hit me carried with them the scent of salt and seaweed, and the sound of the waves crashing against the rocks echoed in my ears. ये chapter 10 से आपको मिल जाएगी. These sensory descriptions engage the reader's imagination, allowing them to experience the scents, sounds, and textures of the environments portrayed in the novel. Obviously ये तमाम चीज़ें जब आप देखते हैं तो obviously ये सेंस से अच्छी हैं, आपको अपीलिंग लगती हैं, डिफरेंट टेक्सचर और साउंड्स देता है इन्वायरमेंट के बारे में. लेकिन अगर हम इसको वैसे देखें तो ऑब्वियसली ये बताता है कि दैट लिविंग इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ जैस्मीन्स एंड रोजेस वेयर यू कैन hear the sound of a very quiet canal, or the sound of dropping water, uh, which is very the drops of water, which is very obviously soothing and calming, but inside you feel very you feel very which is very problematic for you, because you have the identity crisis in you are not feeling well. बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, यू हैव एवरीथिंग आउटसाइड, लेकिन आपका जो अंदर है वो चीज़ों को फील नहीं कर पा रहा. फिर एंड द साउंड ऑफ द वेव्स क्रैशिंग अगेंस्ट द साउंड्स इकोड इन माय आईज, इन माय ईयर्स के. इसको अगर हम सिंबलाइज करें इस चीज़ के साथ कि सिर्फ उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि जो पानी है वो पत्थर के साथ बज रहा है, उसकी जो वेव्स हैं, बल्कि इसको हम अगर इमेजरी के तौर पे सिंबलाइज करें इसको, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी जो सोच है वो बार बार उसकी जो पुरानी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो कि उसकी रियल कल्चरल आइडेंटिटी है, वो उसकी जो न्यू कल्चरल आइडेंटिटी है जिसके साथ वो शायद लड़ रहा है, वो दोनों जब आपस में क्लैश खाती हैं तो उसकी जो सोचें हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उसके दिमाग में, उसकी कानों में पड़ते हैं, उसको फील होती है वो तमाम चीज़ें. नेक्स्ट अगर हम चलें तो मेटाफोरिकल इमेजरी की अगर हम बात करें तो मेटाफोरिकल इमेजरी इज एम्प्लॉयड टू कन्वे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड इमोशंस थ्रू फिगरेटिव लैंग्वेज. एग्जाम्पल वन अगर हम देखें इसके अंदर, आई वॉज कॉट बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान ऑब्जर्विंग द फॉर्मर आई थॉट ऑफ द लेटर एंड वाइस वर्सा. कि मैं फंसा हुआ हूँ अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, कभी मैं पहले को देखता हूँ फिर मैं दूसरे के बारे में सोचता हूँ, या मैं पहले पहले दूसरे के बारे में सोचता हूँ जो कि बाद में आया होता है. लेटर उस चीज़ को कहते हैं जो बाद में आती है, और फिर मैं पहले के बारे में सोचता हूँ, तो मैं इन दोनों के बीच में फंसा हुआ हूँ. तो ये मेटाफोरिकल इमेजरी आपको दे रहा है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहा है, इमोशंस की बात कर रहा है. सेकंड अगर हम बात करें तो वो कहता है कि आई स्माइल ट्राइंग टू हाइड माई हैप्पीनेस एट दिस रिकग्निशन ऑफ माई किनशिप विद हिम. ये चैप्टर 1 में आपको मिल जाएगी. दीज मेटाफर्स help to express the internal conflicts, emotional states, and the interplay between different cultures and identities that shape चंगेज़ करेक्टर. कि डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपको बताता है कि उसके अंदर कैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, वो किस इमोशनल स्टेट से गुजर रहा था, उसके अंदर जो भी हो रहा था अपने कल्चरल आइडेंटिटीज़ को लेके, कि वो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर एक एक बहुत ही कंफ्यूजिंग आइडेंटिटी बन के रह चुका था चंगेज़ का करेक्टर. उन तमाम चीज़ों के बारे में ये इमेजरीज के थ्रू उसने बताया है. आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लस इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो प्लीज़ डू कमेंट इन द comment box, and do share these videos with your friends so they can also get benefits from it.